नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। तो ये आज का झारखंड का जीएस फ्री हिट 3 है। अगर आपने इसके पहले फ्री हिट 1 और 2 नहीं देखा तो वो जरूर देखिए। आपके जितने भी झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये फ्री हिट चलाई जा रही है। और अभी आप खासकर आपका सीजीएल एग्जाम को लेकर तो यहाँ कुछ पॉइंट्स आपको दिखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, उम्दा टाइप के पॉइंट है। हो सकता है इसका आंसर आपको आता हो, बट आपको इसे ध्यानपूर्वक देखना है ताकि इसमें एक पॉइंट में कई बातें निकल के सामने आती हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा, धीरज रखिएगा और बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को सुनिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूं मैं फ्री हिट। एक एक पॉइंट लेता हूं, समझाते चलता हूं, ठीक है। चलिए, पहला आज का पॉइंट बोलता है झारखंड की द्वितीय राजभाषा में कुल कितनी भाषाएं हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ दिया गया है ना। तो झारखंड की राजभाषा आपको पता है हिंदी है, लेकिन द्वितीय राजभाषा पूछा गया है। द्वितीय राजभाषा में कितनी भाषाएं हैं, तो सीधे आप कितना कहिएगा, 16 भाषाएं, ठीक है। झारखंड में 16 भाषाएं हैं। अब 16 भाषाएं कौन कौन सी है मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको। बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है। मैं नंबरिंग कर देता हूं, है ना। आप आराम से इसको देख सकते हैं। पहला तो आप उर्दू ले लीजिए, है ना, उर्दू। अब एक तरफ से याद भी कर लीजिएगा। उर्दू हो गया, फिर बांग्ला हो गया, उड़िया हो गया, फिर खड़िया हो गया, फिर संथाली हो गया। अब झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, संथाली। फिर देखिए इधर आप, संथाली के बाद आप देखिएगा, आप चुपचाप, संथाली के बाद कुड़ुक है ना, मुंडारी, कुड़ुक मुंडारी हो, ठीक, ये हो गया। उसके बाद बिहार में आइए। बिहार की भाषा क्या है, बिहार की जो बोलियां हैं तो मगही, मैथिली, भोजपुरी। एक आपका अंगिका भी इसमें जोड़ दीजिए, अंगिका जोड़ते रहिएगा कितना हुआ। उसके बाद सदानों की भाषा जो आप कभी पढ़ते भी हैं, नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया और कुरमाली। तो जोड़ लीजिए 16 होना चाहिए, है ना। 4 और 5 9, 10 2 12 2 14 2 16। तो ये है झारखंड की 16 द्वितीय राजभाषाएं। अब आपको समझाता हूं राजभाषा का उल्लेख आपके भारतीय संविधान में कहां है। राजभाषा को हम बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ध्यानपूर्वक समझिएगा, राजभाषा को हम क्या बोलते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। इसका वर्णन कहां पे और राजभाषा होता क्या है, तो देखिए, राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त जो भाषा होती है उसे हम राजभाषा कह देते हैं, ठीक है ना। और इसका वर्णन कहां है, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। कैवीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची, 8वें शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में इसका 22 भाषाओं का वर्णन है। कितना भाषा, 22 भाषाओं का वर्णन है। और 22 भाषाओं के लिए लिपियां कितनी है, तो 22 ही है, याद रखिएगा। एक चीज और, वर्णन कहां है इसका, तो भाग 17 में आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 343 से 351 तक। अब आप कहिएगा कि ठीक है सर 22 भाषाएं हैं, आर्टिकल 343 क्या कहता है, ये भी आपको याद कर लेना है। आर्टिकल 343 क्या कहता है, आर्टिकल 343। अब मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख भी लीजिएगा। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, और उसकी लिपि देवनागरी होगी, और अंकों का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा। नागपुरी जो लोग पढ़ते हैं वो लोग देखिएगा, ऐसे मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 ये आपका है भारत का भाषा। हिंदी में भी यही चलता है। डॉक्टर वचनदेव कुमार का हिंदी व्याकरण खोलिएगा, उसमें यही वाला मिलेगा। लेकिन हमारा जो भाषा यूज होता है, माफ कीजिएगा, जो अंक यूज होता है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का होता है। वो कैसा होना चाहिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये होना चाहिए, ठीक। तो आर्टिकल 343 क्या कहता है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसका लिपि देवनागरी होगा, और अंकों का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए, ठीक।
सवाल ये उठता है कि वो तो संघ के लिए राजभाषा कह रहा है, राज्य के लिए राजभाषा का उल्लेख कौन करता है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 345, राज्यों की राजभाषा, राज्य की राजभाषा। तो हमारा झारखंड का राजभाषा कौन सा है? हिंदी। किस आर्टिकल के तहत है? तो बोलिएगा 345। किसी भी स्टेट का राजभाषा कौन सा है? तो वो आर्टिकल 345 के तहत। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे इंग्लिश चलती है, कौन सा? तो मेघालय, कुछ स्टेट ये है, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, है ना, और एक आपका नागालैंड है हो गया। यहाँ पे इनकी राजकीय भाषा क्या है? इनकी राजकीय भाषा है इंग्लिश। सीजीएल में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन स्टेट्स में इंग्लिश बोली जाती है, यहाँ राजभाषा इंग्लिश। और राजभाषा कोई भी स्टेट कुछ रख सकती है, उनके यहाँ अपना विधानमंडल है, उसके द्वारा प्रावधान ये किया जाता है ना। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको समझाता हूं 2-4 बात और, जो कि यहां भाषा से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम मनाते हैं 14 सितंबर को प्रतिवर्ष, क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। कौन सा हिंदी दिवस? 2 प्रकार के हिंदी दिवस मनते हैं, यह आप सभी भारतीयों को याद रखना चाहिए। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम मनाते हैं 14 सितंबर को प्रतिवर्ष। 14 सितंबर 1949 को हमारा जो भारतीय संविधान था वो हिंदी को एक मतलब राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। ठीक, लेकिन अगर आपसे कह दे कि विश्व हिंदी दिवस कहिया मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस याद रखिएगा 10 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस। सवाल एक और यहां पे उठाता हूं मैं कि ठीक है, यहां पे आपने बोला सर कि द्वितीय राजभाषा वगैरह वगैरह, एक जो 22 भाषा है, ये जो 22 भाषा है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त, उन भाषा में कौन सा एक भाषा है जो झारखंड की भाषा है उसमें? यानी हम कह दे कि भाग 17 में 8वीं अनुसूची में शामिल, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, तो 8वीं अनुसूची में झारखंड का एकमात्र कौन सा भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में झारखंड का एकमात्र भाषा है आपका संथाली। ठीक है, संथाली 8वीं अनुसूची में। अब ये जोड़ा कब गया था? पहले तो नहीं था, क्योंकि भारतीय संविधान का ये तार मुझे ना बहुत इरिटेट करता है, ये ऐसे रहो, बार बार मेरे पैर में बच जाता है। तो संथाली, अब समझिएगा ये संथाली है। पहले तो भाई भाषाएं थी 14, बाद में जुड़ते जुड़ते हुआ 22। संथाली भाषा को जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में हुआ था। और यहाँ पे 4 भाषा जोड़ा गया था, याद रखिएगा BDMS। क्या याद रखिएगा? BDMS, यानी देख लीजिए यहाँ पे B का मतलब बोडो, D का मतलब डोगरी, M का मतलब मैथिली और S का मतलब संथाली। तो आप कह सकते हैं कि संथाली, ठीक है ना। संथाली कब जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा, यानी झारखंड जब बना था उस समय संथाली भाषा को हमारे इसमें 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया था। उसके जस्ट 3 साल बाद, यानी 2003 में, झारखंड का गठन 2000 में हुआ था। तो भाषा झारखंड की जो द्वितीय राजभाषा में शामिल भाषाएं हैं वो टोटल कितनी है? 16। यहां से आपको इतनी बातें याद रख लेनी है। अब मैं इसे मिटा देता हूं थोड़ा, ताकि आपको ये लिखने में मुझे सहूलियत हो। मैं इसे मिटा दूं, एक बार आप लोग बाकी एक आध क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं, बाकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में किसने की थी? बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए इन्होंने किया था बागदेव सिंह ने। बागदेव सिंह, आज आपको याद भी करा देता हूं, बागदेव सिंह। इन्होंने अपनी राजधानी को रखा था सिसिया। कौन सा रखा था? सिसिया। तो अगर कह दे कि रामगढ़ राज्य जो था इसकी पहली राजधानी कौन सी थी? सिसिया। और अंतिम राजधानी कौन सी थी? अंतिम राजधानी पूछेगा तो पद्मा। याद रखिएगा अंतिम राजधानी कौन सा था? पद्मा। और प्रथम राजधानी सिसिया थी। 6 बार इनकी राजधानी बदली गई। अब मैं बताता हूं, बागदेव सिंह चूंकि नागवंशी शासकों के अधीन थे, ठीक है, नागवंशी शासकों के अधीन बागदेव सिंह थे, तब इनको क्या जरूरत पड़ गया कि अलग रामगढ़ राज्य की स्थापना करें। उस समय हुआ यह था कि नागवंशी शासकों के साथ इनका मतभिन्नता चल गया, मतलब मतभेद हो गया। ये खुद आके उठे और बोले कि हम एक अलग राज्य बनाएंगे, रामगढ़ राज्य। तो रामगढ़ राज्य का संस्थापक कौन है? बागदेव सिंह। 1368 ईस्वी में इन्होंने स्वतंत्र रामगढ़ राज्य की स्थापना करी थी। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, रामगढ़ माने राम जी का गढ़ है, तो वहां कोई राम जी क्या है? भगवान है, यानी देवता है, तो कोई देवता ही निवास करेगा, बाघ जैसा देवता, तो बागदेव हो गया। और सिंह इज किंग, सिंह इज किंग, सुने भी होंगे म्यूजिक, तो सिंह इज किंग मतलब बागदेव सिंह इज किंग मतलब राजा। तो रामगढ़ राज्य याद रखिएगा इस प्रकार से कि मतलब रामगढ़ राज्य का संस्थापक कौन था? तो बागदेव सिंह। देव मतलब भगवान, राम मतलब भगवान, है ना।
गढ़ किसका है, तो मतलब एक प्रभुत्व है। खैर इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला है आपका झारखंड की भौगोलिक अवस्थिति क्या है। अब झारखंड की भौगोलिक अवस्थिति पूछा यानी अक्षांश देशांतर पूछा है। मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूं, है ना, यहाँ पे इसको थोड़ा मिटा दूं मैं, और यहाँ पे देखिएगा बहुत ध्यानपूर्वक। झारखंड की भौगोलिक स्थिति जब आपसे पूछा तो चुपचाप 4 लाइन खींचिए और यहां से अब आराम से देखिए। जब भी झारखंड की भौगोलिक स्थिति पूछे तो आप लिखना हो तो लिख सकते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो लिख ही सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं लिखना है। आपको जब भी भौगोलिक स्थिति पूछेगा देश का या झारखंड का या किसी भी जिला का हो या किसी स्टेट का हो, तो आपको चुपचाप अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लिखना होता है। तो अगर बात करूं मैं इसके अक्षांशीय विस्तार की तो कितना है, 21 डिग्री 58 मिनट, 21 डिग्री 58 मिनट। अब सब में 4 जोड़ देना है तो 25 डिग्री 18 मिनट। 21 58 से 25 18 और 87 57 से और 83 से, सॉरी 83 डिग्री, है ना, एक मिनट इसे मिटा दूं मैं थोड़ा सा, कितना है 83 से 83 डिग्री 19 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट। अब इसको समझिएगा, 83 डिग्री 19 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको। देखिए मैंने क्या किया, दिमाग रखिएगा, 21 58 से 25 18, 4 यहां जोड़ा, 83 में 4 जोड़िएगा तो 87 ही आएगा, ऐसे याद रख सकते हैं। और दूसरा तरीका बताता हूं, इसको बोलेंगे कैसे। एक तो मैंने मैप में मतलब ऐसे ही दिखा दिया, तो देखिए 21 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्यों उत्तरी अक्षांश, फटाक से समझिएगा। मान लीजिए ये ग्लोब है और ये है आपका इक्वेटर, ये क्या है इक्वेटर, इक्वेटर ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। अब ये गोलार्ध अगर हम इसको बांट दें, लाल कलर थोड़ा सा लगाइए, ये मैं अगर इसको बीच से बांट दें तो ये पहले तो गोला था, अब ये गोलार्ध बन गया। इस वाले भाग को अब मैप जब भी आप देखते हैं तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। अगर इसको बांटेंगे आप तो ऊपर वाला पार्ट उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला पार्ट ये आधा दक्षिणी गोलार्ध बन गया। तो हमारा झारखंड जो है वो किस जगह पे है, तो भारत ही देखिए कुछ इस तरह से है, भारत मान लीजिए इस जगह पे है। और देशांतर के आधार पे बांटे हम, मान लीजिए ये देशांतर मैंने खींच दिया, तो ये इस साइड कौन सा है पूरब और इस साइड पश्चिम, तो आधा आधा देखिए ऐसे, पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर। तो जब मेरा भारतीय पूर्वी देशांतर में है तो पश्चिम का कोई बात नहीं है। अब भारत को देखिए उत्तरी अक्षांश में है कि दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। फिर भी समझ में ना आए तो मेरा एक वीडियो है झारखंड भूगोल का, झारखंड भूगोल अक्षांश देशांतर, मैंने पूरा मैप से समझाया डिजिटल बोर्ड में, वो जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, वहां बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है। तो 21 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट, ये तो हो गया। अब बात करता हूं मैं इधर कौन सा है जिला, तो दक्षिणी पश्चिमी जिला गढ़वा, इधर आपका कौन सा है तो पाकुड़, कौन सा है पाकुड़, ऊपर में कौन सा है तो साहेबगंज, ठीक, और नीचे में कौन सा है तो चाईबासा, ठीक। इस तरह से आप याद रख लीजिएगा, ऊपर में कौन सा है साहेबगंज और नीचे में चाईबासा। अगर आपसे पूछे कि उत्तर से दक्षिण तक, यानी यहां उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितना है तो 380 किलोमीटर कहिएगा। और अगर पूरब से पश्चिम, मतलब उल्टा मैंने कर दिया ना, ये ऐसे होगा उत्तर से दक्षिण, ठीक तो था, सॉरी, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। अब पूरब से पश्चिम, इधर से इधर कह दे पूरब से पश्चिम तो 463 किलोमीटर, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस भौगोलिक क्षेत्र का मतलब ये पूरा झारखंड की आकृति कैसी है चतुर्भुजाकार, इसका अगर पूरा एरिया हम पूछे, पूरा एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो 79,716 वर्ग किलोमीटर कह दीजिएगा, है ना, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। मैंने ये जो आपका फ्री हिट चल रहा है उसमें पहले भी बताया है। तो ये एक चीज क्लियर हो गया। अगला पॉइंट पे आते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आदिवासी एवं सादानों में भाई बहन के प्रेम पर आधारित पर्व है, तो ये कौन सा पर्व है, ये पर्व है आपका कौन सा, तो ये है कर्मा। अब इसका कहानी सुन लीजिए, कर्मा का कहानी बहुत ही फेमस है, भाई बहन के प्यार का यानी पवित्र प्रेम का ये एक पर्व है। कर्मा में क्या किया जाता है, करम वृक्ष की डाली को लाया जाता है और इसकी पूजा की जाती है, ठीक। प्रकृति से संबंधित ये त्योहार है और ये भादो महीने में मनाया जाता है। ये मनाया कब जाता है तो भादो महीने में, भादो महीने में, ठीक है।
भादो महीने में आपका शुक्ल पक्ष का एकादशी को, शुक्ल पक्ष के एकादशी को, शुक्ल पक्ष के एकादशी को, ठीक है, शुक्ल पक्ष के एकादशी को क्या मनाया जाता है आपका, ये आपका कर्मा, ठीक है, शुक्ल पक्ष के एकादशी को क्या मनाया जाता है, कर्मा, ये याद रखिएगा। नंबर एक बात तो ये हो गया। नंबर दूसरा याद रखिएगा, भादों में जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, ठीक। नंबर दूसरा आपको याद रखना है, प्रकृति से संबंधित है, ये प्रकृति से संबंधित त्योहार है, भाई बहन का ये पवित्र प्रेम है। कर्मा में अब दो टाइप से पर्व मनाए जाते हैं, मैं पर्व का थोड़ा सा कहानी कह देता हूं। एक तो होता है देशकर्मा, देशकर्मा, एक होता है राजकर्मा, ठीक, देशकर्मा और एक होता है राजकर्मा, ठीक। तो देशकर्मा आपका कहाँ मनाया जाएगा, जब यही कर्म का जो पूजा है अखरा में किया जाएगा। अखरा आपको पता है कि युवा मतलब जो इनका सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, नाच गान बजाना अखरा में ही होता है, रात्रि के धूल में ये बहुत आनंदित होते हैं। और राजकर्मा कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो घर में मनाता हो तो घर में जब हम कर्म मतलब कर्म जो कर्मा पूजा है वो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, राजकर्मा। अब कर्म का कहानी सुन लीजिए। होता क्या है कि इसकी तैयारी पहले से होती है। और भादो महीने में क्यों मनाया जाता है, भादो महीने देखिए प्रकृति से संबंधित जो जनजातीय हैं या सदान समुदाय है वो एकदम प्रकृति से जुड़ के रहते हैं। क्यों, कैसे बताता हूं। इनका धान का रोपनी उपनी हो जाता है तो पूरा एकदम प्रकृति क्या हो गया, मतलब धरती क्या हो गया, हरियाली, हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, धरती, तो ये समझिए कि इनका धरती हरा भरा हो गया। उसके बाद ये थोड़ा फ्री होके इस टाइम पूजा करते हैं। अब इनका कर्म जो है, कर्म के डाली को लाते हैं। कर्म के डाली कैसे लाते हैं, तो यहाँ गाजा बाजा के साथ जाते हैं कर्म के डाली के पास और कर्म भगवान को एकदम ऐसे प्रणाम करके, हे कर्म भगवान आप मतलब हमारे प्रधान हैं, हमारे देवी देवता हैं, देवी देवता के समान हैं, आप प्रकृति से संबंधित हैं, आपको हम बहुत सम्मान करते हैं, आप हमारे घर चलिए, यहाँ मत रहिए, घर चलिए। कैसे घर चलिए, तो हम आपको काटने जा रहे हैं, काटना तो नहीं चाहिए, आपकी डाल को काटना है। फिर डाल को काट के लाते हैं और अखरा में गाड़ दिया जाता है, वहाँ पे पूजा करते हैं। घर में लाना तो घर में गाड़ के करते हैं। तो ये मतलब एक तरह से इनका मतलब बहुत उत्सव वाला त्यौहार है। तो ये आपको याद रखना है कि आदिवासी से संबंधित कौन सा है, आदिवासी एवं सदानियों में भाई बहन के प्रेम पर आधारित कौन सा है, तो कर्मा। इसमें कर्मा में मतलब भाई बहन का एकदम प्रेम दिखाया जाता है और पूजा ठीक ठाक से इनका किया जाता है। तो चलिए फिर अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अगला है जयपाल सिंह मुंडा। आपने ये सुना होगा कि जयपाल सिंह, लेकिन मुंडा वर्ड लगा हुआ है। इनका जन्म पूछा है कि कब और कहां हुआ था, कब और कहां हुआ था। तो देखिए इनका जन्म के बारे में मैं यहां पे ले चलता हूं। 3 जनवरी 1903 को, ठीक, खूंटी के टकरा गांव में हुआ था। टकरा गांव में कहाँ हुआ था, खूंटी के टकरा गांव में इनका जन्म मुंडा परिवार में हुआ था। इसलिए आपने देखा होगा मुंडा परिवार में, ठीक है, मुंडा परिवार में हुआ था। इसलिए आपने देखा होगा कि जयपाल सिंह कहीं लिखा रहेगा, कहीं जयपाल सिंह मुंडा भी लिखा रहता है। तो ये याद रखिएगा आप, है ना। 3 जनवरी 1903 को खूंटी के टकरा गांव में मुंडा परिवार में हुआ था और ये झारखंड आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि झारखंड आंदोलन के ये प्रणेता माने जाते हैं। झारखंड आंदोलन के प्रणेता मतलब कि शुरुआत एकदम किए, ये कैसे किए वो भी बताता हूं। इनके मतलब जब इनका जन्म हुआ, कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत तेज बुद्धि के थे। इनका कुछ नाम भी है, जैसे इनका नाम कह दें, इनका नाम 3-4 नाम है। तो पहले तो है विनंद पाहन, ठीक, विनंद पाहन इनका बचपन का नाम, या यूं कह दें हम मूल नाम इनका विनंद पाहन था, ठीक है। ईसाई धर्म जब ग्रहण किए तो इनका नाम एक होता है कैसे तो करके है, ईसाई जब धर्म ग्रहण करेंगे, ईसाई धर्म ग्रहण जब करेंगे, मैं 1 मिनट बता देता हूं। जब ईसाई धर्म ये ग्रहण किए थे, मैं भी भूल गया, हाँ, ईसाई से याद रखिएगा ईश्वर दास, क्या नाम है, ईश्वर दास, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक व्यक्ति थे इनका जयपाल मिश्रा, तो जयपाल मिश्रा साहब ने नाम रख दिया इनका जयपाल मिश्रा। देखिए जयपाल मिश्रा है तो इन्होंने ही नाम दिया था जयपाल सिंह, ठीक है। जयपाल सिंह नाम किसने दिया था, इन्होंने ही दिया था। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है कि सर मरांग गोमके कैसे आ गया। तो देखिए मरांग गोमके का मतलब होता है सर्वोच्च नेता। मरांग गोमके सर्वोच्च नेता है ना,
सर्वोच्च नेता मरान गोमके झारखंड के लोगों ने इनको दिया था, क्योंकि ये मतलब लीडरशिप में आगे आए थे। और यही नहीं, 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। किसका? आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। आदिवासी महासभा का गठन 1938 में हुआ था। तो ये 1939 में इसके अध्यक्ष बने। 1939 में इसके अध्यक्ष बने थे। और अध्यक्ष बनकर बृहत्तर झारखंड की मांग इन्होंने करी थी। और आपको पता है कि हॉकी के क्षेत्र में भी बहुत ये प्रख्यात रहे थे। 1928 वाला हॉकी याद होगा ना। तो ये 1938 में आदिवासी महासभा जो गठन हुआ था, और इसके अध्यक्ष कब बनाया गया? 1939 में। और बृहत्तर झारखंड की मांग इन्होंने की थी। तो जयपाल सिंह मुंडा इस रूप में जाने जाते हैं। ठीक, एक चीज और आपको याद रखना है ये जयपाल सिंह मुंडा से, कि जयपाल सिंह मुंडा जो थे बाद में फिर झारखंड पार्टी के गठन में भी भूमिका इन्होंने निभाई थी। अब चलिए मैं इसे मिटा देता हूं एक बार, फिर हम लोग चलेंगे अगले पॉइंट पे। ठीक है ना, एक बार मिटा दूं इसको। चलिए अब अगला पॉइंट क्या कहता है? संथाल या हूल विद्रोह। देखिए, संथाल या हूल विद्रोह तो कह तो दिया, लेकिन संथाल या हूल विद्रोह का नाम बहुत सारा है। खूनी विद्रोह भी कहते हैं, है ना। खूनी विद्रोह भी कहा गया है, मुक्ति आंदोलन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। अब इसको लेता हूं मैं संथाल विद्रोह वाला। देखिए यहां पे संथाल विद्रोह को क्या कहा गया है? खूनी विद्रोह भी कहा जाता है, बहुत नरसंहार हुआ था। या मुक्ति आंदोलन भी कहते हैं इसे, मुक्ति आंदोलन। हूल क्रांति भी कहते हैं। यहाँ पे तो हूल विद्रोह लिखा भी हुआ है। ये पूछा कि कब हुआ था, तो देखिए 30 जून 1855 को, 55 ईस्वी को भोगनाडीह गांव से हुआ था। भोगनाडीह, अब भोगनाडीह गांव कहाँ है तो ये समझ लीजिए। भोगनाडीह गांव, देखिए संथाल परगना एक प्रमंडल है, ठीक है। इसमें एक जिला है साहेबगंज, जहां से गंगा नदी भी जाती है, आपको पता होगा। इसी में एक बरहेट प्रखंड है, बरहेट प्रखंड। इसी में एक गांव है भोगनाडीह, जहां पे सिद्धू कान्हू का जन्म हुआ था। सिद्धू कान्हू इसके नायक थे, मैं यहां पे लिख देता हूं, सिद्धू और कान्हू इसके प्रणेता थे, नायक थे। इनका जन्म हुआ था 1820 में कान्हू का, इनका 1815 ईस्वी में जन्म हुआ था सिद्धू और कान्हू का। सिद्धू कान्हू दो भाई थे, दो ही नहीं 4 भाई थे, सिद्धू कान्हू चांद भैरव। और 2 बहनें भी थे, फूलो और झानो। उनका भी बहुत योगदान रहा संथाल विद्रोह में। और ये संथाल विद्रोह इतना तगड़ा था, इतना भयानक था कि हमारे जो दास कैपिटल के लेखक हैं कार्ल मार्क्स, उन्होंने भारत की प्रथम जन क्रांति कह दी थी इसे। क्या कहा था? भारत की प्रथम जन क्रांति। ये सब याद रखिएगा ना, भारत की प्रथम जन क्रांति किसे कहा था? इस विद्रोह को कहा था, यानी खूनी विद्रोह, मुक्ति आंदोलन कह लीजिए, हूल। अब देखिए 30 जून को हम सभी, मतलब झारखंड के जो भी लोग हैं, 30 जून को हम प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? हूल दिवस। अच्छा, हूल बार बार आ रहा है। हूल विद्रोह, माफ कीजिएगा, यहाँ पे विद्रोह नहीं, दिवस होगा, हूल दिवस। हूल बार बार वर्ड आ रहा है। हूल मतलब होता क्या है? हूल का अर्थ होता क्या है? हूल का मतलब देखिए क्या होता है। हूल का मतलब होता है क्रांति, क्रांति या संपूर्ण बदलाव, संपूर्ण बदलाव, क्रांति। तो ये जो नेता थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये संथाली थे, है ना। संथाल जाति में, मतलब संथाल परिवार में इनका जन्म हुआ था, सिद्धू कान्हू का। और चांद भैरव बाद में आए थे। तो ये लोग चिल्लाते थे जब ये इनका नारा था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, इनका नारा था। और यही नहीं, ये लोग कहते थे हुल 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 हुल, इतना जोर से चिल्लाते थे एकदम एक लाइन से ऐसे खड़े होके कि अंग्रेज या फिर जो दीकू या जो भी लोग थे डर जाते थे। रात में इनका एक 50-60 लोगों का झुंड होता था, हुल हुल हुल, मतलब अलग भी आवाज निकालते थे और लोगों को डरा देते थे, लोग डर जाते थे जो भी लोग थे। और संथाल विद्रोह जो है झारखंड में इतना तबाही लाया था, मैं आपको बता देता हूं, 400 गांव से लगभग 20,000 संथाली और गैर संथाली इकट्ठा हुए थे और जम के ये विद्रोह चला था। लगभग 20,000 लोग, 400 गांवों के लगभग 20,000 लोग, कहीं कहीं आपको 10,000 भी मिलेगा, कहीं 40,000 मिल जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन 20,000 याद रखिएगा। 400 गांवों के 20,000 लोग आए। इसी में फिर चुनाव हुआ था, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, सिद्धू को राजा
और कान्हू को मंत्री, फिर बाकी प्रशासक और वो चुना गया था। तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव का चुनाव हुआ और यहीं से स्टार्ट हुआ हुल विद्रोह या संथाल विद्रोह। क्यों हुआ था? तो ब्रिटिश लोग, यहाँ जो ब्रिटिशर्स थे, जो महाजन थे, जमींदार थे, वो इनका शोषण करते थे और बहुत तरह के अत्याचार करते थे। तो ये संथाल विद्रोह आप इतना याद आप रखिएगा, संथाल विद्रोह। लेकिन एक चीज टर्म आता है इनका, ये दोनों भाइयों को पकड़ लिया जाता है 26 जुलाई 1856 को और इनको पकड़ के फिर फांसी दे दी जाती है। मतलब दोनों भाई यानी सिद्धू कान्हू को पकड़ के क्या किया जाता है? फांसी दे दी जाती है और फिर इसके बाद ये विद्रोह धीरे धीरे लपट इसका कम हो जाता है। तो इतनी बातें आपको संथाल या हुल विद्रोह से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और हम प्रतिवर्ष 30 जून को, है ना, क्या मनाते हैं? हुल दिवस भी मनाते हैं। इतनी बातें आपको याद यहां से रख लेनी है। अच्छा, एक चीज मैं इसमें बता देता हूं कि इसमें तो ये संथाली थे, गैर संथाली थे। अब जो भी लोग आए उनको एक मोटिवेट करने का काम या यूं कहें कि विश्वास में लेने का काम कौन किया था? तो सिद्धू कान्हू क्या किए थे? सिद्धू से सब कोई पूछा, भाई राजा आप हैं, किंग है, तो पूछा कि भाई एक बात बताइए कि हम लोग इतने हैं संख्या में, अंग्रेज लोग के पास तोप गोला सब है, आप कैसे लड़िएगा? तो ये बोले ना कि हमको ना जो ग्राम प्रधान देता है ना, प्रमुख जो जाहिर एरा वो दर्शन दिए हैं। अब वो बोले हैं कि चलो तुम लोग का मदद करें, लड़ाई करें, मतलब इस तरह की बातें थी। जाहिर एरा जो है वो संथालों के ग्राम प्रधान, पहले देवता, हेड देवता, और दूसरे एक और प्रधान देवता है मरांग बुरु। तो मरांग बुरु का भी दर्शन हुआ है, हमको दोनों भगवान दर्शन दिए हैं और लड़ने के लिए बोले हैं। तो ये था, मतलब एक बहुत ही कुशल योद्धा थे सिद्धू कान्हू और जम के इन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। हालांकि बाद में तो पकड़े गए थे, वो अलग बात है। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। झारखंड में बहुत ही मजेदार, झारखंड में जैन धर्म का मक्का किसे कहा जाता है? मक्का मदीना आपको पता होगा, है ना। बाकी इसमें कभी बाद में मैं चर्चा कर दूंगा। सबसे पहले ये इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जैन धर्म का मक्का किसे कहा जाता है? बताइए मुझे फटाफट, अगर आता हो तो। नहीं आता तो देखिए कोई बात नहीं, है ना। देखिए जो नॉलेज है, हम सभी क्या हैं? हम सभी मनुष्य हैं। मनुष्य का जो जन्म होता है 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। तो आप अपने जीवन को मतलब सार्थक कामों में लगाइए, अच्छे कर्मों में लगाइए, क्योंकि आपको यहाँ ही हिसाब किताब देना है। तो आपका जो काम है वो मतलब नॉलेज को गेन करना है। हर व्यक्ति, मैं भी, कोई भी हो, नॉलेज हम लोग क्या है? लर्निंग एक प्रोसेस है, मतलब सीखना। हम सभी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, है ना। जैसे अभी के टाइम में मान लीजिए मेरे पास ये जो सारा कुछ इक्विपमेंट है वो सीख लिया, अब आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजी विकसित होगी उसको सीखना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो जैन धर्म का मक्का किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पारसनाथ को। याद रखिएगा, पारसनाथ को कहा जाता है, यानी पारसनाथ पहाड़ी को कहा जाता है। पारसनाथ पहाड़ी ये कहाँ है? तो आप कहिएगा गिरिडीह जिला में, इसरी के निकट है। इसरी के निकट, इसरी कोई जगह है, इसरी के निकट है ना। पारसनाथ पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। इसका नाम क्या पहले था? सम्मेद शिखर। अब पारसनाथ कैसे होगा वो भी बता देता हूं। सम्मेद शिखर, ठीक है, सम्मेद शिखर 1365 मीटर। जेपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है और जेएसएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका है, या इसको हम कहेंगे 4478 फीट में कह देंगे, ठीक है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। या यूं कह कि जैन धर्म का मतलब एक बहुत बड़ा केंद्र कह दे या आश्रय स्थल कह सकते हैं पारसनाथ पहाड़ी। अब इसकी कहानी को थोड़ा बता देता हूं मैं। ये तो हो गया कि झारखंड में है, ये चीजें है। चलिए अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे जैन धर्म के जो 20 तीर्थंकर थे वो आके यहाँ निर्वाण प्राप्त किए। अब मैंने बोला 20 तीर्थंकर का मतलब होता है आचार्य, जैन धर्म का आचार्य, उनको बोला जाता है तीर्थंकर। जो 20 आए, तो 20 में एक आए थे आपके पार्श्वनाथ जो आए थे, पार्श्वनाथ जो आए थे यहाँ पे, इन्हीं के नाम पर आपका पारसनाथ पहाड़ी रखा गया था। पहले सम्मेद शिखर हुआ करता था। बात आई है जैन धर्म की, तो मैं थोड़ा सा जैन धर्म का बता देता हूँ। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। 24वें और अंतिम तीर्थंकर, या कह दे हम 24वें प्लस अंतिम तीर्थंकर, और अंतिम तीर्थंकर दिख रहा है ना, अंतिम तीर्थंकर, यह है आपके महावीर स्वामी। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 बीसी में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था इनका जन्म, है ना। वैशाली के कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में इनका
जन्म हुआ था 540 बीसी में। अब एक सवाल और उठता है कि इनके बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, इनकी माता का नाम क्या था? तो देखिए जैन महावीर जो वीर है उनकी माता त्रिशूल लेके बोली कि चलो वीर बेटा, तो त्रिशला याद रखिएगा। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का इनका नाम क्या था? वर्धमान। ये कब घर छोड़ के भागे थे? एक तो थे हमारे गौतम बुद्ध, चलिए उनकी कहानी बाद में कह देंगे। तो ये गए थे 30 वर्ष की अवस्था में और गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में। मतलब तू चल मैं आता हूं, तू चल मैं आता हूं, ऐसे याद रखिएगा। तो 30 वर्ष की अवस्था में ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर और चले जाते हैं ज्ञान की खोज में। 12 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद इनको जृंभिक गांव ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये भी जैन धर्म के बहुत बड़े आचार्य हैं, महावीर। मतलब जैन धर्म का मतलब सब कुछ है ये महावीर स्वामी। तो इतनी बातें आपको याद यहां से रखनी है। जैन धर्म का मक्का किसे कहा जाता है? तो यह आपका। चलिए अब आते हैं अगला, झारखंड की कौन सी जनजाति केवल झारखंड में निवास करती है? ये एक जनजाति है और इस जनजाति का नाम है मुंडा। कौन सी? मुंडा। अब मुंडा का अगर परसेंटेज पूछेगा तो 14.65% लगभग ये निवास करती हैं झारखंड में। झारखंड में अगर आप देखिएगा तो उधर आपका सरायकेला खरसावां हो गया, फिर रांची हो गया, रांची में इनका संकेंद्रण हो गया है ना, तो ये सब जगह निवास करती हैं। अच्छा, मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती है। मुंडा जनजाति झारखंड की कैवी जनजाति है? तो देखिए मैंने ट्रिक बताया था, संथाल मतलब बताया था, संथाल के बाद है उरांव, फिर है मुंडा, फिर है हो। संथाल, उरांव, मुंडा हुई 4, उसके बाद बिरहोर। तो संथाल, उरांव, मुंडा हुई 4 क्रमशः जनसंख्या के अनुसार घटते हुए क्रम में। मतलब पहला नंबर संथाल, सबसे ज्यादा जनसंख्या इनकी है, फिर दूसरा है उरांव, फिर तीसरा है मुंडा। तो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है ये मुंडा। अच्छा, मुंडा की भाषा कौन सी है? तो मुंडारी। अच्छा, मुंडा जो है अपने आप को क्या कहते हैं? होरोक। होड़ोक या ऐसे कह सकते हैं होड़ोक या होरोक, है ना, होड़ोक भी कहते हैं। कहीं र कहीं र होता है, तो होड़ोक या होरोक, ये बातें आप याद इतना रखिएगा। बाकी आपका एक आध पॉइंट और मैं बता देता हूं, जैसे इनका सरना जो है एक बहुत बढ़िया स्थल है और इनका युवा गृह को बोलते हैं गितियोड़ा। गितियोड़ा युवा गृह को क्या बोलते हैं? गितियोड़ा। गितियोड़ा ये क्या है? युवा गृह। और पूजा स्थल ये कह सकते हैं आप सरना है, सरना है पूजा स्थल, धार्मिक स्थल है ना। और बाकी ठीक है। मुंडा तीसरी जनजाति। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति हेतु अर्हता का उल्लेख किस आर्टिकल में है? बहुत ही सुंदर और शानदार पॉइंट है। एक बार मैं थोड़ा सा इसको मिटा लूं, है ना, ताकि मैं कुछ लिख पाऊं यहां, और बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको। बहुत ही शानदार पॉइंट है ये वाला। झारखंड में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु अर्हता का उल्लेख किस आर्टिकल में है? यहाँ पे देखिए, तो ये 2 आर्टिकल है। वैसे आर्टिकल सिंपली अगर पूछेगा तो 157, ठीक, 157, लेकिन इसमें एक चीज और आएगा आपका, 158 में आएगा आर्टिकल 158, ठीक है। मैं बता देता हूं कौन सा। तो आर्टिकल 157 में इसका अर्हता बताया गया राज्यपाल का, यानी गवर्नर का, कोई भी राज्य का गवर्नर हो। पहला नंबर तो ये कि भारत का नागरिक हो भाई, भारत का नागरिक हो। अब राज्यपाल के रूप में एक चीज शिथिल थोड़ा सा मतलब मामला ये किया गया कि भारत का नागरिक हो, लेकिन जन्म से ही भारत का नागरिक हो ऐसा कुछ बात नहीं है। आप दूसरा है आपका न्यूनतम उम्र। न्यूनतम उम्र जो है आपका कितना होना चाहिए? 35, यानी 35 वर्ष से कम उम्र आपका नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट का भी 35 और इनका भी 35, ठीक। तीसरा है लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न हो, यानी हम कह सकते हैं कि वो संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो। संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो, ठीक। यही बात आर्टिकल 158 में कही गई है। और एक बात और कह दी गई है, हालांकि ये बात सरकरिया आयोग को आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा। सरकरिया आयोग जो है वो केंद्र राज्य संबंध को लेकर बनाई गई थी, मतलब केंद्र में और राज्य में जो संबंध है उनको प्रतिस्थापित करे, बनाए रखे ठीक ठाक। तो सरकरिया आयोग की सिफारिश के अनुसार, मतलब परामर्श या सिफारिश कह लीजिए, इसके अनुसार ये था, क्या था भाई, कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए कोई झारखंड का राज्यपाल बने तो झारखंड के निवासी नहीं बन सकते हैं, बाहर के। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये एक परंपरा है, संवैधानिक ये उल्लेख नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि ये कोई बाध्यता नहीं है, ये एक परंपरा है कि परंपरा से चला आ रहा है कि हाँ भाई दूसरे स्टेट का आदमी
गवर्नर बन जाता है दूसरे स्टेट में, है ना। लेकिन ये बाध्यता नहीं है, यानी ये हो सकता है कभी कि झारखंड का ही व्यक्ति झारखंड का गवर्नर बन पाए। तो ये है क्राइटेरिया। अब मैं 2-4 बातें और कर लेता हूं आपसे। इनका तो बनने का है। राज्यपाल का नियुक्ति होता है, निर्वाचन होता है या मनोनयन होता है? देखिए तीनों चीज मैं समझा देता हूं, नियुक्ति, निर्वाचन और मनोनयन, तीनों 3 बातें हैं। मनोनयन को बोल दीजिए नॉमिनेट, ठीक है, नॉमिनेट। और निर्वाचन को इलेक्ट कह दीजिए, इलेक्ट। और नियुक्ति को अपॉइंट कह दीजिए। मैं शॉर्ट में ही बता देता हूं, अपॉइंट। नियुक्ति का मतलब आप जितने भी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्र छात्रा हैं, आप सबको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, यानी आप सबको नियुक्ति पत्र एक दिया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा किसी न किसी के द्वारा। निर्वाचन का मतलब होता है कि आप वोट में खड़े हुए और आपको लोग वोट करेगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। निर्वाचन किसका होगा? प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, फिर आपका जो सांसद हैं उनका, फिर एमएलएज हैं, फिर एमएलएज के बाद हो गया आपका एमएलसी हो गया, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधान परिषद के सदस्य। तो इन सब का निर्वाचन। फिर निर्वाचन किसका होगा? नगर पालिकाओं का होगा, नगर पालिका में जो भी मेयर, महापौर वगैरह वगैरह। फिर आपका मुखिया वगैरह का होगा, इनका होता है पंचायतों में। नॉमिनेट का मतलब क्या होता है? जैसे प्रेसिडेंट अपने मन से किसी को चुन लिया, उनका क्राइटेरिया एक रहता है। जैसे मैं क्लास में मान लीजिए 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, अब किसी को कह दिया कि चलो भाई तुम मॉनिटर हुई क्लास का, तो मैं क्या किया, उसको नॉमिनेट कर दिया मन से, मतलब देखा कि ठीक ठाक लड़का है, चुन लिया, तो नॉमिनेट वो होता है। अब समझिए, राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है 5 वर्ष के लिए, या यूं कहें हम कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपना पद धारण करते हैं। राज्यपाल का वेतन बहुत शानदार है, 3.5 लाख पर महीना। तो बहुत अच्छा है कि 3.5 लाख पर महीना है। कहीं नौकरी वोकरी में दिक्कत हो रहा है तो राज्यपाल बन जाइए, सबसे बढ़िया है। और एकदम राजभवन मिलेगा, जैसे राजा का भवन होता है वैसा, और शानदार फैसिलिटी है। ठीक है, तो चलिए, ये था आपका आज का झारखंड फ्री हिट, जीएस फ्री हिट का 3। अगर आपने भाग 1, 2 नहीं देखा तो देखिए। मेरा यहाँ यही उद्देश्य रहता है इस मंच के माध्यम से कि छात्रों को हमेशा मोटिवेट करूं, छात्र छात्राओं को, और आपको काफ़ी जानकारियां दूं और बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके आपके तक पहुंचाऊं, और ऐसा पहुंचाऊं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए, है ना, कंटेंट आपके दिमाग में चले जाए। तो मुझे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा तो लगभग चीज़ें तो आपको याद हो जाएंगी। फिर भी बाय द वे याद ना हो तो उसको लिख लीजिए या फिर दोबारा वीडियो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा एक ही चीज़ है कि आपका जो कर्म है, कर्मा जो पर्व था, मैं भूल गया एक चीज़ बताना, कहाँ गया कर्मा पर्व वाला? हाँ, ये इस पॉइंट में था कि बहन भाई का कर्मा जो पर्व है वो कहता है कि कर्म ही आपका धर्म है। मतलब हमेशा आपको कर्म करते रहना चाहिए। इसमें कर्म की प्रधानता को दिखाया गया है। कर्मा जो पर्व होता है, कर्म ही प्रधान है, ऐसा बोला गया है। यानी आपको हमेशा आपका जो मेन काम है वो हमेशा करिए, छोड़िए मत। किसी दिन आप खाना छोड़ते हैं, किसी दिन आप मोबाइल चलाना छोड़ते हैं, नहीं, तो ठीक उसी तरह पढ़िए। अगर आपका टारगेट है 10 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा, ठीक है, किसी दिन 2 घंटा नहीं पढ़े, 2 मिनट कम से कम पढ़ लीजिए। जो भी है 2 मिनट एकदम निकाले, कंसंट्रेट करिए, जितना हो सके प्लान कर लीजिए कुछ उस दिन। लेकिन पढ़ाई से एकदम नाता मन नहीं तोड़ना है, और ये नहीं सोचना है कि मतलब ऐसा है वैसा है। देखिए, आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपके जगह कोई और बाजी मार जाएगा, इसलिए बाजी आपको मारना है। कंपटीशन की दुनिया है, यहाँ लोग आपको पछाड़ने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, इसलिए हमेशा अपने आप को सशक्त और मजबूत बना के अपने कर्तव्य मार्ग पर निरंतर सतत प्रगतिशील तरीके से चलते रहिए और अपनी प्रगति को आगे बढ़ाते रहिए। तो चलिए, आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्री हिट के साथ। तब तक आप सभी अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित रहिए, अशांत रहिए, हमेशा अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे रहिए, अडिग रहिए, चलते रहिए। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।